देखिए पहली अभिक्रियाएं क्या है। देखिए पहली अभिक्रियाएं हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एरिल हैलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। देखिए बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे हैलो एरीन होते हैं या हम लोग कहें कि जो हमारे एरिल हैलाइड होते हैं वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देते हैं। और देखिए बच्चों नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जो एरिल हैलाइड होते हैं वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तो देखिए इसका कारण क्या है। देखिए इसका निम्न कारण है। देखिए निम्न कारण है इनके। पहला कारण देखिए अनुनाद प्रभाव। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना कि जो हैलो एरीन होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील क्यों होते हैं। तो पहला कारण है अनुनाद प्रभाव। देखिए बच्चों क्या होता है, अगर हैलो एरीनों की बात की जाए, देखिए ध्यान दीजिएगा ये हैलो एरीन है, ये क्या है हैलो एरीन है, और हमें पता है कि हैलोजन के ऊपर एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। तो देखिए हैलो एरीनों में होता क्या है कि जो हैलोजन पे उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो इस बेंजीन वलय के साथ में अनुनाद में भाग लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही बेंजीन वलय के साथ में अनुनाद में भाग लेते हैं तो कार्बन और हैलोजन के बीच में, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, कार्बन और हैलोजन के बीच में क्या आ जाता है, द्विबंध का गुण आ जाता है। तो इस कारण से क्या होता है, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। तो देखिए एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं। देखिए पहला है अनुनाद प्रभाव। हैलो एरीन में हैलोजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ सहयुग्मन में होते हैं जिससे इनमें अनुनाद होता है। तो देखिए बच्चों आया समझ में, भाई क्या होता है कि जो हैलोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ में सहयुग्मन में होते हैं, ठीक है। और इसी कारण से उनमें क्या होता है, अनुनाद होता है, ठीक है। आगे देखिए समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये क्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन है और इससे हम इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, क्लोरीन के ऊपर उपस्थित जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो इधर आकर अगर पाई बंध बनाने में भाग लेते हैं तो जो ये वलय के पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इस पे तो आ जाएगा माइनस आवेश। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, भाई इस कार्बन पे तो आ गया हमारा माइनस आवेश, ठीक है, और क्लोरीन पे आ गया प्लस आवेश, और यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के बीच में डबल बंध का क्या हो गया, निर्माण हो गया, ठीक है। चलें आगे। अब ये जो ऋणावेश है, ये ऋणावेश अगर इधर पाई बंध बनाने में भाग लेंगे तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो लीजिए भाई यहाँ पे तो पाई बंध का निर्माण हो गया और देखिए इस कार्बन पे माइनस आवेश आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए अगर ये माइनस आवेश इधर पाई बंध बनाने में भाग लेगा तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे और देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ क्या आ गया, ऋणावेश, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि भाई जो हैलोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इस वलय के साथ में सहयुग्मन में होते हैं और अनुनाद में भाग लेते हैं, ठीक है। यहां तक की बात आपको समझ में आई। चलिए आगे देखिए। अनुनाद के कारण, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अनुनाद के कारण कार्बन क्लोरीन बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई कार्बन और क्लोरीन इनके बीच में क्या आ गया, आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है जिसके कारण हैलो एल्केन की तुलना में हैलो एरीन में बंध विदलन अपेक्षाकृत कठिन होता है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, देखिए ध्यान दीजिएगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में द्विबंध के गुण आ जाने के कारण इस बंध का जो विदलन है वो हैलो एल्केनों की तुलना में थोड़ा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, यानी विदलन आसानी से नहीं होता है, ठीक है। अतः ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, यानी ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्या होते हैं, कम क्रियाशील, ठीक है। तो आपको ये जो अनुनाद प्रभाव है ये समझ में आया होगा। चलें आगे देखिए। अब दूसरा कारण देखिए, कार्बन हैलोजन बंध में
कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। देखिए बच्चों, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो देखिए जो हैलो एल्केन होते हैं, हैलो एल्केन में हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है वो कार्बन sp3 संकरित होता है। जबकि हम बात करें हैलो एरिनो की, तो हैलो एरिनो में जो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो कार्बन होता है sp2 संकरित। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे कार्बन के संकरण में भी क्या होता है, अंतर होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हैलो एल्केन में हैलोजन से जुड़ा कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है, जबकि हैलो एरीन में हैलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए, ये हैलो एरीन है और ये हमारे हैलो एल्केन है। ये हैलो एरीन है, ये हैलो एल्केन है, और देखिए हैलोजन, ये एक्स हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp2 संकरित कार्बन है। और इसी तरीके से अगर हम हैलो एल्केनों में देखेंगे तो हैलो एल्केनों में देखिए हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp3 संकरित होता है। ठीक है, आया समझ में? आगे देखिए, चूंकि अधिक S गुण युक्त sp2 संकरित कार्बन अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि अधिक S गुण युक्त जो sp2 संकरित कार्बन है वो अधिक क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। अतः हैलो एरीन में कार्बन हैलोजन बंध अधिक मजबूत होता है। हैलो एल्केन में कार्बन क्लोरीन बंध की लंबाई 177 पिकोमीटर होती है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर हैलो एल्केनों की बात करें तो कार्बन और क्लोरीन के बीच की बंध लंबाई यहाँ पे 177 पिकोमीटर होता है, तथा हैलो एरीन में ये 169 पिकोमीटर होता है। यानी अगर हम लोग हैलो एरीनों की बात करें तो हैलो एरीनों में कार्बन क्लोरीन बंध की लंबाई 169 पिकोमीटर होती है, जबकि हैलो एल्केनों में कार्बन क्लोरीन बंध की लंबाई 177 पिकोमीटर होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अतः नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए हैलो एरीन कम क्रियाशील होते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो दूसरा कारण है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे। अब तीसरा देखिए, फेनिल धनायन का अस्थायित्व। देखिए हैलो एरीनों के स्वतः आयनन से बना फेनिल धनायन स्थायी नहीं होता है क्योंकि इसमें अनुनाद नहीं होता है, अतः SN1 क्रियाविधि संभव नहीं होती है। देखिए बच्चों, अगर हम लोग हैलो एरीनों में SN1 क्रियाविधि की बात करें तो इनमें SN1 क्रियाविधि तो कभी भी संभव नहीं होती है, क्योंकि SN1 क्रियाविधि में हमें पता है कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। अगर हैलो एरीनों में SN1 अभिक्रिया होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, फेनिल धनायन बनेगा। और देखिए बच्चों, जो फेनिल धनायन होता है वो स्थायी नहीं होता है। ठीक है, चलें आगे। चौथा देखिए, चौथा कारण है प्रतिकर्षण। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक स्नेही की इलेक्ट्रॉन धनी एरीन वलय की ओर जाने की संभावना कम होती है क्योंकि इनमें प्रतिकर्षण होता है। तो देखिए बच्चों, चौथा कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन धनी नाभिक स्नेही है उसकी इलेक्ट्रॉन धनी एरीन वलय की ओर जाने की संभावना कम होती है क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और देखिए बच्चों, इन चारों कारणों से हमें ये पता लग जाता है कि जो हैलो एरीन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति, या हम कह सकते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चारों कारण समझ में आए। चलें आगे। तो देखिए, अब हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, क्या होता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ही जो हैलो एरीन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। तो हम इनकी कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहली अभिक्रिया देखिए, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो देखिए बच्चों, 623 केल्विन ताप तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर जलीय NaOH के साथ क्लोरोबेंजीन को गर्म करने पर यह फिनोल में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए बच्चों, क्या है, यह क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया है। भाई जब क्लोरोबेंजीन को 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब पर जलीय NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, जो क्लोरीन है, क्लोरीन का OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अभिक्रिया देखिए बच्चों, ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम NaOH के साथ करवा रहे हैं 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है,
क्या होगा, और अम्ल की उपस्थिति भी है, तो देखिए क्या होगा, इस Cl समूह का OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाएगा और ये देखिए फिनोल का क्या हो गया, निर्माण, और ये NaCl बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित होने पर हैलोएरिन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पर अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित होता है तो हैलोएरिन की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो देखिए एक बार बच्चों ऑर्थो पैरा स्थितियों को समझ लीजिए। देखिए बच्चों क्या होता है, मान लीजिए ये हैलोएरिन है। देखिए बच्चों ये क्या है, ये हैलोएरिन है। ठीक है, जो हैलोएरिन है, हैलोएरिन की जो ये पोजीशंस होती है, ठीक है, जो ये वाली पोजीशंस होती है, जिसे हम बोल सकते हैं, इस कार्बन को अगर मैं 1 बोलूं तो इस कार्बन को बोलूंगी मैं 2। ठीक है, तो इन 1-2 पोजीशन को, यानी अगर 1 नंबर के कार्बन पे कोई हैलोजन है और 2 नंबर के कार्बन पे, यानी इस 2 नंबर की पोजीशन पे अगर कोई और समूह जुड़ा हुआ है तो इसे कहा जाता है ऑर्थो स्थिति। ठीक है, देखिए बच्चों ये स्थिति कहलाती है ऑर्थो। क्या कहलाती है, ऑर्थो, इसे कहते हैं ऑर्थो स्थिति। ठीक है, इसे कहते हैं पैरा स्थिति। देखिए बच्चों इसे कहते हैं पैरा स्थिति, और इसे कहा जाता है मेटा। इसे क्या कहा जाता है, मेटा। देखिए बच्चों ध्यान देने वाली बात है, मान लीजिए हैलोएरिन है और हैलोएरिन के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, हैलोजन के संदर्भ में हम लोग बात करें, तो ये जो दोनों पोजीशंस होती है, ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये कहलाती है ऑर्थो, यानी ये भी ऑर्थो ये भी ऑर्थो, ये दोनों पोजीशंस कहलाती है मेटा। तो देखिए मेटा को स्मॉल m से दर्शाते हैं, ये भी मेटा ये भी मेटा, और ये पोजीशन कहलाती है पैरा। क्या कहलाती है, पैरा। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो 2 तो ऑर्थो पोजीशन होती है, 2 मेटा पोजीशन होती है और 1 होती है पैरा पोजीशन। ठीक है, क्या कहा जा रहा है भाई, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर ऑर्थो और पैरा पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित होता है तो हैलोएरिन की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखिए इसे हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों इन तीनों अभिक्रियाओं से ये आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस क्लोरोबेंजीन को देखेंगे तो देखिए इस क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन पे नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रो समूह। तो देखिए यहाँ पे जो ये अभिक्रिया संपन्न होगी, यानी इसकी अभिक्रिया अगर हम NaOH के साथ करवाते हैं तो अभिक्रिया 443 केल्विन ताप पर ही संपन्न हो जाती है। और देखिए क्लोरीन का यहाँ पे OH समूह के द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑर्थो और पैरा, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, और इस परिस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया हम NaOH के साथ करवाते हैं तो अभिक्रिया और भी कम ताप यानी 368 केल्विन पे ही संपन्न हो जाती है, और इस क्लोरीन का OH समूह के द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए तीसरी अभिक्रिया देखिए, अगर दोनों ऑर्थो पे और 1 पैरा पे, यानी तीनों स्थितियों पर अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित है तो अभिक्रिया केवल गर्म करने पर ही संपन्न हो जाती है, यानी जल की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया को गर्म करेंगे आसानी से इस क्लोरीन का प्रतिस्थापन हो जाता है और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, OH आके जुड़ जाता है। तो आपने क्या देखा, देखिए बच्चों इन तीनों अभिक्रियाओं में आपने ये देखा कि ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है और इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह की संख्या 1 से ज्यादा होती है तो कम ताप पर ही अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के होने पर हैलोएरिनों की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक की। चलिए आगे देखिए जब NO2 समूह ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर जुड़ा होता है तब यह प्रभाव अधिक प्रबल होता है। देखिए बच्चों यहाँ समझने वाली बात है कि अगर NO2 समूह ऑर्थो और पैरा पे होता है जब ही ये प्रभाव क्या होता है, अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के मेटा स्थिति पर होने से हैलोएरिनों की क्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह मेटा स्थिति पर है तो हैलोएरिनों की क्रियाशीलता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे
अभिक्रिया की क्रियाविधि द्वारा समझा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, इसे आप लोग अभिक्रिया की क्रियाविधि से समझ सकते हैं। तो देखिए समझने की कोशिश करिए। अब देखिए बच्चों, यहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह ऑर्थो या पैरा स्थितियों पर है तो हेलो एरीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशील क्यों होते हैं, और अगर मेटा स्थिति पर कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित है तो उनकी क्रियाशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए ये क्या है, पैरा आइसोमर है। देखिए बच्चों, ये हमारे कोई हेलो एरीन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोबेंजीन है। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पे नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, यानी ये कोई पैरा आइसोमर है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये क्या है, ये ऑर्थो आइसोमर है और ये मेटा आइसोमर है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इसमें क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पे नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, इसमें क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो स्थिति पर जो क्या है, नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे देखिए मेटा स्थिति पर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब एक बार हम इसकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर पैरा आइसोमर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है तो क्या होता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी नाभिक स्नेही, देखिए बच्चों ये OH- नाभिक स्नेही है, जब ये नाभिक स्नेही इस कार्बन पे, देखिए बेंजीन वाले के, देखिए बच्चों जो हेलो एरीन है, तो हेलो एरीन के जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ होता है उस कार्बन पे नाभिक स्नेही क्या करता है, आक्रमण करता है। ठीक है, तो देखिए जो ये OH है वो इस कार्बन पे, ठीक है, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ी हुई है उस कार्बन पे आक्रमण करेगा। ठीक है, क्या होगा, ये जो बेंजीन के ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये इस कार्बन पे आगे शिफ्ट हो गए आगे। तो देखिए क्या होगा, OH समूह तो इस कार्बन से जुड़ जाएगा। देखिए OH समूह इस कार्बन से जुड़ गया, और ये जो है पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जब आगे शिफ्ट हुए तो इस कार्बन पे माइनस आवेश आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे अनुनाद होगा। देखिए ये माइनस अगर आगे आएगा, ये जो माइनस आवेश आगे पाई बंध बनाने में भाग लेगा तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, यानी यहाँ पे तो आ गया डबल बॉन्ड, इस कार्बन पे आ गया माइनस आवेश। अब ये जो माइनस आवेश है ये आगे शिफ्ट होगा पाई बंध बनाने में, तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो लीजिए भाई क्या हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ माइनस चार्ज आ गया, और जब ये माइनस आवेश दोबारा इधर पाई बंध बनाने में भाग लेगा तो देखिए ये हैलोजन बाहर निकल गई। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये क्या हो गई, अनुनादी संरचना हो गई और ये अनुनादी संकर हो गया। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई होगी। और देखिए ये धीमा चरण होता है। ठीक है, ये धीमा चरण होता है, और तीव्र चरण में क्या होता है, जो ये क्लोरीन है ये Cl- के रूप में बाहर निकल जाती है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगर आप ऑर्थो आइसोमर को देखेंगे, ऑर्थो आइसोमर में भी इसी तरीके से अनुनाद पाया जाता है। देखिए क्या होता है, जो ये नाभिक स्नेही है इस कार्बन पे आक्रमण करेगा, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जब आगे शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पे क्या आ गया, देखिए इस कार्बन पे माइनस आ गया, कार्बन पे माइनस आ गया। ये जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, देखिए बच्चों जो ये माइनस आवेश है ये आगे शिफ्ट होगा, भाई ये माइनस आवेश आगे शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो इस कार्बन पे ऋणावेश आ गया और यहाँ पाई बॉन्ड आ गया। अब ये माइनस आवेश आगे शिफ्ट होगा तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन की ओर आ जाएंगे, भाई पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और इसी तरीके से देखिए इस कार्बन पे माइनस आवेश, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और जब ये माइनस आवेश के इलेक्ट्रॉन इधर पाई बंध बनाने में भाग लेंगे तो ये क्लोरीन क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। यानी देखिए ये क्या है, ये भी अनुनादी संरचनाएं हैं, ये अनुनादी संकर है। और देखिए लास्ट में क्या होगा, जो Cl है वो माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और लीजिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। यानी ये तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कब हुई, जब पैरा आइसोमर है, यानी जब हम क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे हैं कि क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन पे नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए क्या है, ऑर्थो आइसोमर है, यानी क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो स्थिति पर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। अब एक बार मेटा स्थिति भी देख लीजिए। देखिए बच्चों इस मेटा स्थिति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसमें भी मेटा स्थिति पर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, और ये जो नाभिक स्नेही है OH- वो इस कार्बन पे आक्रमण करेगा, और बिल्कुल इन्हीं की तरह देखिए बच्चों सेम इन्हीं की तरह यहाँ पे भी क्या होगा, बेंजीन वाले में क्या होगा, अनुनाद होगा। देखिए ये क्या है, ये इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं, ये अनुनादी संकर है, और अंत में ये जो Cl है ये Cl- के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो
देखिए बच्चों, ये तो भी हमने बात करी कि किस तरीके से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है। अब यहाँ से आप एक चीज समझने की कोशिश करना कि देखिए, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह ऑर्थो या पैरा पे होता है तो देखिए उस परिस्थिति में क्या होता है, जो माइनस आवेश है, जिस माइनस आवेश का विस्थानीकरण हो रहा है, उस माइनस आवेश को स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। देखिए कैसे, देखिए बच्चों, सबसे पहले आप इस पैरा आइसोमर को देखेंगे तो देखिए इसके नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप ध्यान से देखिए, देखिए बच्चों ध्यान से देखिए इन अनुनादी संरचनाओं में कि जो ऋणावेश का विस्थानीकरण हो रहा है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो रहा है। देखिए बच्चों, कहने का मतलब है कि आप तीनों प्रकार की जब अनुनादी संरचनाएं देखेंगे, यानी पैरा आइसोमर में, ऑर्थो आइसोमर में या मेटा आइसोमर में, तो आप देखेंगे कि जो ऋणावेश का विस्थानीकरण हो रहा है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही हो रहा है। और देखिए, जब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऋणावेश का विस्थानीकरण हो रहा है और अगर ऑर्थो और पैरा पे कोई समूह उपस्थित होता है तो वो ऋणावेश को स्थायित्व प्रदान कर देते हैं। और जब ऋणावेश को स्थायित्व प्रदान कर देते हैं तो जो बेंजीन वाले हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्या हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है। यानी अब हैलोजन का आसानी से प्रतिस्थापन हो सकता है और हैलोजन की जगह कोई भी नाभिक स्नेही आके जुड़ सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों ही अनुनादी संरचनाओं में मेटा स्थिति पर ऋणावेश का विस्थानीकरण नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर मेटा स्थिति पर, देखिए बच्चों, अगर मेटा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित होता है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखिए बच्चों, अब मैं आपको अनुनादी संरचनाएं बनाकर एक बार दोबारा इसे समझाना चाहती हूँ कि किसी भी हैलोएरीन की ऑर्थो, मेटा और पैरा स्थिति पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह उपस्थित होता है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति इनकी क्रियाशीलता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए एक बार समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन है और देखिए क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस पे माइनस, इस पे प्लस। देखिए बच्चों, मैं आपको जो ये ऑर्थो प्रतिस्थापित क्लोरोबेंजीन है इसकी संरचना से ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों स्थितियों के बारे में आपको अच्छे से समझा दूंगी। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो रही है, यानी कहने का मतलब है कि नाभिक स्नेही, ये जो OH माइनस नाभिक स्नेही है, देखिए ये क्या करेगा, ये इस कार्बन पे आक्रमण करेगा। इस कार्बन पे क्या करेगा, आक्रमण करेगा। देखिए बच्चों क्या होगा, देखिए जब ये इस कार्बन पे आक्रमण करेगा, देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब ये इस कार्बन पे आक्रमण करेगा ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जुड़ गया Cl, ये जुड़ गया OH। ठीक है, इस पे आ गया माइनस आवेश और यहाँ जुड़ा हुआ है N डबल बॉन्ड O माइनस और N पे क्या है, प्लस। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए इसमें अनुनाद होगा। कैसे अनुनाद होगा, देखिए बच्चों, ये जो ऋणावेश है, ऋणावेश इधर पाई बंध बनाने में भाग लेगा तो ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए क्या अनुनादी संरचना बनी, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आ गया माइनस, ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे Cl और यहाँ जुड़ा हुआ है OH। ठीक है, ये अनुनादी संरचना बन गई। आगे देखिए क्या होगा, ये ऋणावेश अगर इधर पाई बंध बनाने में भाग लेगा ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आगे शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे वही N डबल बॉन्ड O ये O पे माइनस N पे प्लस, इधर Cl और OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इधर देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और इस कार्बन पे अब क्या आ गया, ऋणावेश आ गया। ठीक है, और अब देखिए ये जो मैंने बनाई है, देखिए बच्चों ये जो मैंने बनाई है ये अनुनादी संरचनाएं बनाई है, मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। ये पूरी हमारी क्या होगी, अनुनादी संरचनाएं होगी। और देखिए इसके बाद क्या होता है, ये माइनस आवेश अगर इधर आ जाता है, देखिए ये जो ऋणावेश इधर पाई बंध बनाने में भाग लेता है तो ये हैलोजन क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। देखिए क्या संरचना बनी, देखिए अब क्या संरचना बनेगी। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ जुड़ गया OH आके और यहाँ N डबल बॉन्ड O पे माइनस और इस N पे प्लस। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैंने आपको जो ये अनुनादी संरचनाएं बताई है और ये जो अभिक्रिया बताई है कि किस तरीके से नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताई है, ये मैंने आपको
क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो प्रतिस्थापी की बताइए। यानी कहने का मतलब है जब क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो स्थिति पर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है तो मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है और किस तरीके से अनुनाद होता है। और देखिए बच्चों, इसी तरीके की अनुनादी संरचनाएं जो बनती है वो पैरा आइसोमर के लिए और मेटा आइसोमर के लिए भी बनती है। मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ कि किसी भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के ऑर्थो और पैरा स्थिति पर होने से हैलोएरिनो की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता क्यों बढ़ जाती है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, देखिए अगर आप इन अनुनादी संरचनाओं को देखेंगे तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, इन अनुनादी संरचनाओं को ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा कि ऑर्थो और पैरा, देखिए बच्चों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही ऋणावेश का क्या होता है, विस्थानीकरण होता है। और देखिए बच्चों मैं आपको अभी बता चुकी हूँ कि ऑर्थो आइसोमर की बात करें, पैरा आइसोमर की बात करें या मेटा आइसोमर की जो संरचनाएं होगी वो इसी तरीके से बनेगी। केवल ऑर्थो आइसोमर में जो ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है वो ऑर्थो पे जुड़ा होता है। अगर हम मेटा आइसोमर की बात करें तो ये समूह मेटा पे जुड़ा होता है और पैरा आइसोमर की बात करें तो ये समूह पैरा स्थिति पर जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो देखिए अगर आप इन अनुनादी संरचनाओं को देखेंगे तो ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही ऋणावेश का क्या हो रहा है, विस्थानीकरण हो रहा है। तो देखिए बच्चों, अगर ऑर्थो और पैरा पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ऑर्थो पे है, तो ये क्या करेगा, इस जो ऋणावेश है इस ऋणावेश को स्थायित्व प्रदान कर देता है। भाई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह क्या करेगा, इस जो ऋणावेश है इस ऋणावेश को विस्थानीकृत कर देगा। तो देखिए ऑर्थो पे माइनस आवेश है तो इस ऑर्थो के ऋणावेश को इस नाइट्रो समूह ने क्या कर दिया, स्थायित्व प्रदान कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अगर हम पैरा प्रतिस्थापी की बात करें तो पैरा प्रतिस्थापी में समूह ऑर्थो पे ना होकर पैरा पे होता है। ठीक है, यानी मान लीजिए यहाँ पे कोई समूह होता है और यहाँ पे कोई समूह होता है तो वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह भी ऋणावेश को स्थायित्व प्रदान कर देता है। तो आपने क्या देखा कि भाई ऋणावेश का विस्थानीकरण ऑर्थो और पैरा पे हो रहा है और ऑर्थो और पैरा पे अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित है तो वो ऋणावेश को क्या कर देते हैं, स्थायित्व प्रदान कर देते हैं, जिससे क्या होता है, जो हैलोएरिन होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दे देते हैं। लेकिन अगर आप इन अनुनादी संरचनाओं को देखेंगे तो देखिए बच्चों मेटा स्थिति पर, देखिए मेटा स्थिति पर यहाँ पे ऋणावेश का कोई विस्थानीकरण नहीं होता है। तो अगर मेटा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित है तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति हैलोएरिनों की क्रियाशीलता पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई। तो ये अनुनादी संरचनाएं बनाकर मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह का ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर उपस्थित होने से हैलोएरिनों की क्रियाशीलता पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आया समझ में ये आपको। चलिए आगे देखिए। अब दूसरी अभिक्रियाएं देखिए, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, हैलोएरिन बेंजीन की तरह इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। तो देखिए बच्चों दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं हैं इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और ये कहा जाता है कि जो हैलोएरिन है वो बेंजीन की तरह ही इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हैलोजन परमाणु के आंशिक निष्क्रियकारी होने पर भी यह ऑर्थो तथा पैरा निर्देशकारी होता है। देखिए बच्चों क्या है कि जो हैलोजन परमाणु होते हैं वो आंशिक निष्क्रियकारी होने के साथ साथ ऑर्थो पैरा निर्देशककारी होते हैं। और देखिए बच्चों इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो हैलोजन परमाणु होते हैं वो -I प्रभाव के साथ साथ +M प्रभाव भी प्रदर्शित करते हैं। इसी कारण से आंशिक निष्क्रियकारी होते हुए भी ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अतः प्रतिस्थापन अभिक्रिया हैलोजन के स्थान पर ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर होती है। और देखिए बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है वो ऑर्थो या पैरा स्थितियों पर होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए इससे इस अनुनादी संरचनाओं से और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये हैलोएरिन है, अगर आप अनुनादी संरचनाएं देखेंगे तो देखिए एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद में भाग लेंगे। ये अगर इधर आएंगे तो ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इधर आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस वाले कार्बन पे तो आ गया ऋणावेश, यहाँ X और कार्बन यानी हैलोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और हैलोजन पे आ गया प्लस आवेश। अब ये जो ऋणावेश आगे पाई बंद बनाने में भाग लेंगे तो ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आ गया डबल बॉन्ड,
इस कार्बन पे आ गया ऋण आवेश, आ गया। अब ये ऋण आवेश अगर इधर पाई बंद बनाने में भाग लेगा तो ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया ऋण आवेश, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इन अनुनादी संरचनाओं से आपको और अच्छे से समझ में आया होगा भाई ऋण आवेश का विस्थानीकरण ऑर्थो और पैरा पे हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ऑर्थो और पैरा पे ही संपन्न होती है, ठीक है। आगे देखिए, अनुनाद के कारण ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक बढ़ जाता है। तो देखिए आपने क्या देखा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, इन अनुनादी संरचनाओं से आपको पता लगा कि ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, ऋणावेश का विस्थानीकरण हो रहा है और इसी कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इन दोनों स्थितियों पर ही संपन्न होती है, ठीक है। आगे देखिए, -I प्रभाव के कारण हैलोजन परमाणु की प्रकृति बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की होती है, अतः बेंजीन की तुलना में हेलोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मंद गति से होती है। देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम लोग हेलोएरीन की बात करें तो हेलोएरीन में जो हैलोजन होता है वो -I प्रभाव भी प्रदर्शित करता है, ठीक है। भाई मैंने अभी आपको बताया था ना कि हैलोजन -I और +M ये प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए -I प्रभाव के कारण क्या होता है, हैलोजन परमाणु की प्रकृति बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की होती है और इसी कारण से बेंजीन की तुलना में हेलोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया थोड़ी मंद गति से होती है, ठीक है। आई समझ में? चलिए आगे देखिए। अब देखिए क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो अब हम बात करेंगे क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहली अभिक्रिया है हैलोजनीकरण। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, भाई हैलोजनीकरण का मतलब होता है हैलोजन का जुड़ना, ठीक है। तो देखिए क्लोरोबेंजीन की क्रिया निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन से करवाने पर ऑर्थो तथा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। यहाँ पैरा उत्पाद अधिक मात्रा में बनता है। तो देखिए अभिक्रिया देखिए क्लोरोबेंजीन है, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन के साथ FeCl3 की उपस्थिति में करवा रहे हैं, निर्जल FeCl3 की उपस्थिति में। तो देखिए एक बार तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पैरा पोजीशन पे होगी, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे होगी और देखिए क्या उत्पाद बनेगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बनेगी और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बनेगी। और देखिए यहाँ पे जो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन है यानी जो पैरा उत्पाद है वो मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है और जो ऑर्थो उत्पाद है वो अल्प उत्पाद के रूप में बनता है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा, देखिए नाइट्रीकरण। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रीकारक मिश्रण। देखिए बच्चों ये नाइट्रीकारक मिश्रण होता है HNO3 यानी सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4, इनके मिश्रण को नाइट्रीकारक मिश्रण कहा जाता है। तो जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया इस नाइट्रीकारक मिश्रण के साथ करवाई जाती है तो पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, भाई यहाँ पे ऑर्थो प्रतिस्थापन भी होता है और पैरा प्रतिस्थापन भी होता है, लेकिन जो पैरा उत्पाद बनता है वो मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग नाइट्रीकारक मिश्रण के साथ करवा रहे हैं। एक बार तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी ऑर्थो पे और एक बार होगी पैरा पे, यानी यहाँ पे देखिए नाइट्रो समूह ऑर्थो पे जुड़ गया और यहाँ कहाँ जुड़ गया, पैरा पे जुड़ गया, ठीक है। और देखिए जो ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया में जो नाइट्रोनियम आयन होता है NO2+, ठीक है, ये जो आयन होता है ये आयन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। और देखिए क्या उत्पाद बना, एक तो ये उत्पाद बना 1-क्लोरो-2 नाइट्रोबेंजीन, ये बना जो अल्प मात्रा में बना, और एक ये उत्पाद बना 1-क्लोरो-4 नाइट्रोबेंजीन जो मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, ठीक है। चले अब देखिए तीसरा, देखिए सल्फोनीकरण। क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण सांद्र H2SO4 से करने पर ऑर्थो एवं पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम सांद्र H2SO4 के साथ करवा रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ, एक तो हमें प्राप्त हुआ 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और एक प्राप्त हुआ 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और ये बनता है मुख्य उत्पाद के रूप में, ठीक है। आया समझ में? चलिए आगे देखिए,
चौथी अभिक्रिया देखिए, देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए यह दो प्रकार की होती है। देखिए बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली होती है एल्किलीकरण, जिसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, और दूसरी अभिक्रिया होती है एसिटिलीकरण, इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। पहला देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, तो देखिए बच्चों निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की एल्किल हैलाइड से क्रिया करवाने पर ऑर्थो तथा पैरा क्लोरोटोलुइन प्राप्त होती है। तो देखिए बच्चों क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम क्लोरोमेथेन के साथ करवा रहे हैं। ये क्लोरोमेथेन है, यानी किसी भी एल्किल हैलाइड को हम काम में ले सकते हैं। तो ये हमने क्लोरोमेथेन काम में लिए और ये अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हो रही है। तो देखिए क्या होगा, एल्किल समूह, यानी यहाँ पे एल्किल समूह क्या है, मैथिल, यानी एक बार तो मैथिल समूह ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक बार मैथिल समूह पैरा पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बन गया ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ये बन गया पैराक्लोरोटोलुइन। और देखिए IUPAC नाम क्या है, इस उत्पाद का IUPAC नाम है 1-क्लोरो-2-मेथिल बेंजीन, और इस उत्पाद का IUPAC नाम है 1-क्लोरो-4-मेथिल बेंजीन। और देखिए ये अल्प उत्पाद के रूप में बनता है और ये मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और आपको ये समझ में आई होगी कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में जो हेलोएरीन है, ये हम ये कह सकते हैं जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमने कौन सा एल्किल हैलाइड काम में लिया है, हम लोगों ने क्लोरोमेथेन यहाँ पे काम में लिया है। ठीक है, चलें आगे। दूसरी अभिक्रिया देखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करवाने पर 2 तथा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन प्राप्त होते हैं। तो देखिए बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं और ये अभिक्रिया भी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तो देखिए समझने की कोशिश करिए, ये देखिए क्लोरोबेंजीन है, ये एसिटिल क्लोराइड से हम अभिक्रिया करवा रहे हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो देखिए एक बार तो ऑर्थो पे अभिक्रिया होगी, यानी ऑर्थो पे प्रतिस्थापन होगा, एक बार पैरा पे, और देखिए क्या उत्पाद बना, 2 क्लोरोएसिटोफिनोन और एक बना 4 क्लोरोएसिटोफिनोन। और देखिए ये मुख्य उत्पाद के रूप में होता है और ये अल्प उत्पाद के रूप में होता है। ठीक है, आई ये अभिक्रिया समझ में आपको। चले आगे। अब देखिए अब तीसरी अभिक्रिया देखिए धातुओं से क्रिया। देखिए बच्चों अब हम हेलोएरिनो की तीसरे प्रकार की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, धातुओं के साथ क्रिया। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पूछ ली जाती है। तो देखिए एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड का मिश्रण सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किलेरिन देता है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, होता क्या है भाई, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक है, तो जब इन्हें गर्म करते हैं तो एल्किलेरिन प्राप्त होता है। और देखिए बच्चों इसे वुड्स-फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पूछ ली जाती है। तो देखिए ये हमारा क्या है, एरिल हैलाइड है और ये एल्किल हैलाइड है। ठीक है, इनकी अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो एल्किलेरिन बन गया और हमारा NX बाहर निकल गया। ठीक है, चलें आगे। देखिए एरिल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से क्रिया करके सजातीय यौगिक देते हैं जिसमें 2 एरिल समूह परस्पर जुड़े रहते हैं, इसे फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए बच्चों ये अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। देखिए होता क्या है, इसमें जो एरिल हैलाइड है, देखिए जो एरिल हैलाइड है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, 2 एरिल समूह आपस में जुड़ जाते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है, एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया हम करवा रहे हैं सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और देखिए 2 एरिल समूह आपस में जुड़ के डाईफेनिल का इन्होंने क्या कर लिया, निर्माण कर लिया, ये NX बाहर निकल गया। और देखिए इस अभिक्रिया को कहा जाता है फिटिग अभिक्रिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आई।
तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने हैलो एरिनो की अभिक्रियाओं के बारे में भी पढ़ लिया और ये अभिक्रिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखिए, आप इन अभिक्रियाओं की बार बार प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको अभिक्रिया लिखने में और आसानी होगी और अभिक्रिया आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब देखिए, इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पॉलीहैलोजन यौगिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।